नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको भूगोल और पर्यावरण पढ़ाऊंगा। तो मैं विगत 8-10 वर्षों से सिविल सेवा के लिए भूगोल और पर्यावरण विषय ऑप्शनल और जीएस के रूप में पढ़ाता आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें अपने विषय के बारे में बात करेंगे कि भूगोल विषय से कितने प्रश्न आते हैं, भूगोल विषय की प्रकृति क्या है और भूगोल को पढ़ाने का मेरा अपना तरीका क्या होगा। तो आरओ एआरओ परीक्षा में जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और उसमें लगभग औसत रूप से 30 से 32 क्वेश्चन भूगोल और पर्यावरण विषय से सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि भूगोल विषय का सिलेबस सामान्य तौर पे कि उसका वर्गीकरण क्या है, उसका सब डिवीज़न क्या है, उसके बाद हम प्रकृति पर आएंगे। तो भूगोल को 2 खंडों में बांटा जाता है, विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके बाद विश्व भूगोल को फिर से 2 उपखंडों में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल या इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि बेहद कॉन्सेप्चुअल है, और उसका सेकंड पार्ट है जिसको आप मैपिंग के रूप में जानते हैं, जिसमें हम सारे कॉन्टिनेंट्स जितने भी 7 महाद्वीप हैं उसकी हम कॉन्टिनेंटल वाइज स्टडी करते हैं, उसको हम मैपिंग के नाम से जानते हैं। और तीसरा खंड भारत का भूगोल। तो विश्व भूगोल में हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन भारत के भूगोल में पढ़ा जाता है। तो ये विषय, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक वैज्ञानिक विषय है और इसी वजह से कठिन है, क्योंकि जब तक इस विषय को अच्छे से ना समझा जाए और छात्र इसको अच्छे से ना समझें तब तक इस विषय से पार पाना मुश्किल है। इसकी जहाँ एक तरफ इसकी वैज्ञानिकता, इसकी कठिनाई है, वही वैज्ञानिकता इसका आसान पक्ष बन जाता है और रोचक पक्ष बनता है। अगर इस विषय को अच्छे से समझाया जाए तो यह विषय बेहद रोचक है। जैसा कि अभी हमने कहा कि इसका मेजर पोर्शन है, लगभग 1/3 पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी है जो वो पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल है। और उसमें जैसे मोटे तौर पे अगर हम उसके चैप्टर्स को देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, फिर उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, भूकंप, चट्टान, इसके बाद वायुमंडल में जब हम लोग आते हैं तो वायुमंडल का स्तरीकरण, जिस पे से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे चैप्टर से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुमंडल का स्तरीकरण, उसकी संरचना, उसके बाद वायुमंडल का तापमान, सूर्यातप यानी इंसोलेशन, उसके बाद त्रिकोष्ठी संचरण जो कि क्लाइमेटोलॉजी यानी वायुमंडल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर त्रिकोष्ठी संचरण अच्छे से समझ में आता है तो छात्रों को आगे चलकर साइक्लोन यानी चक्रवात, मानसून, सारी चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं। उसके बाद समुद्र विज्ञान के रूप में उसमें जो चैप्टर आते हैं उसमें समुद्र नितल और उसके बाद समुद्र की लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने मोटे तौर पे फिजिकल ज्योग्राफी के इन चैप्टर्स का नाम दिया। ये पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल है, बहुत समझने का है। अगर ये समझ में आ जाता है तो बाकी चीज़ें तुलनात्मक रूप से आपको आसान हो जाती हैं। तो इस विषय के बारे में कहा जाता है कि यह कॉन्सेप्ट और फैक्ट का बहुत ही संतुलित सम्मिश्रण लिए हुए है, क्योंकि इधर वाला पूरा सेक्शन कॉन्सेप्चुअल है। फिर जब हम भारत के भूगोल में जाते हैं तो शुरू के पोर्शन वो भी पूरी तरह से वो फिजिकल के ही हैं, वो भी पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल है। उसमें जैसे मानसून है और उसके पहले का टॉपिक जो आता है कि फिजियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक प्रदेश, फिर भारत की जलवायु, वनस्पति, मिट्टी। तो ये पूरा का पूरा जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में हमने सिद्धांत पढ़ा उसी का एप्लीकेशन फिर भारत के भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये पोर्शन पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल होता है। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो सेकंड पार्ट है जिसको हम मैपिंग के नाम से जानते हैं, और उसी के साथ हम आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल भी पढ़ते हैं। उसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे महाद्वीपों की हम कॉन्टिनेंटल वाइज स्टडी करते हैं। तो वो पोर्शन है फैक्चुअल। तो छात्रों को दोनों सेक्शन में समस्या आती है। उधर फिजिकल ज्योग्राफी अगर ठीक से समझा दी जाए तो समझ में आती है, अदरवाइज उसमें कठिनाई बनी रहती है। और मैपिंग वाले सेक्शन से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।
तो ये ऐसा विषय है जिस पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इसकी वैज्ञानिकता है वही इसकी कठिनाई है, और साइंटिफिक होने के कारण ही अगर इसको अच्छे से समझाया जाए तो ये विषय रोचक बनता है। और मैं पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को फिजिक्स से रिलेट करके समझाता हूँ, जिससे कि छात्रों को उसकी बेसिक चीज़ें पूरी तरह से समझ में आए। तो ये हमने शार्ट में उसका सिलेबस देखा है, और विस्तार में जो सिलेबस हम आपको देंगे वो तो फिर आएगा कि विश्व भूगोल का सिलेबस क्या है, भारत के भूगोल का सिलेबस क्या है। और एक बात और कि आरओ परीक्षा छोटी परीक्षा नहीं है, आसान परीक्षा नहीं है, ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। और जैसे पीसीएस परीक्षा का स्टैंडर्ड लगातार बढ़ रहा है, वैसे आरओ परीक्षा का स्टैंडर्ड लगातार बढ़ रहा है, और आरओ परीक्षा का पेपर का स्टैंडर्ड लगभग पीसीएस के बराबर होता है। तो इसमें आसान पढ़ाई से काम नहीं चलता, हम लोग मेहनत से पढ़ाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाके चीज़ों को समझाते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फैक्ट, उसको मिलाकर जो एक एनालिसिस खड़ा होता है, विश्लेषण, तो उस विश्लेषण को लेते हुए पूरे विश्लेषणात्मक ढंग से मैं भूगोल को पढ़ाता हूँ। और यही भूगोल की प्रकृति है। भूगोल का चूँकि वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो उसकी प्रकृति भी वैज्ञानिक है, उसका समाधान भी उसी में है। तो कुछ तरह के हम प्रश्नों का एक देखेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा या लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अमूमन आमतौर पर 5 तरह के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है कथन कारण का प्रश्न, जो कि सबसे कठिन प्रश्न होता है। उसमें एक कथन और एक कारण दिया रहता है, और उसमें फिर ऑप्शन दिए रहते हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन में रहता है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन में रहता है ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन में ए गलत किंतु आर सही है। और ये प्रश्न जो कथन कारण का प्रश्न होता है ये बहुत कठिन होता है। ये उसी छात्र से बनता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसकी स्टडी अच्छी है। दूसरे तरह का प्रश्न जो पूछा जाता है वो है उसमें 2 स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। उसके बाद वो ऑप्शन बनाते हैं। ए ऑप्शन में कि सिर्फ कथन फर्स्ट सही है, बी ऑप्शन में सिर्फ कथन सेकंड सही है, सी ऑप्शन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं, डी ऑप्शन ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। ये भी प्रश्न अब लगातार कठिन बन रहा है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मिलाकर इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न होता है मैचिंग का प्रश्न, और उसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। मैचिंग के प्रश्न में एक में 4 चीज़ें एक तरफ लिखी जाएंगी, 4 चीज़ें सामने लिखी जाएंगी, उसको मैच करा के ABCD 1 2 करके मिलाया जाता है। चौथा प्रश्न भी मैचिंग का होता है, वो सामने सामने लिखते हैं इसमें कौन सत्य है। और 5वां प्रश्न होता है वो होता है सिंगल ऑप्शन का प्रश्न, जो सीधा सीधा प्रश्न होता है। तो अगर हम देखें तो शुरू के जो 3 टाइप के प्रश्न हमने जिक्र किया वो काफ़ी कठिन होते हैं। वो तभी बनते हैं छात्रों से जबकि उनका अध्ययन अच्छा है, और छात्र का अध्ययन तभी अच्छा हो सकता है जबकि उसे अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए। और हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा एक बात कहते हैं कि किसी छात्र की सफलता 2 फैक्टर पर निर्भर करती है। एक पहला कि उसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिले, एक गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिले, और 50% काम, आधा काम उस छात्र का है कि वो पूरे मन से करे। हम अपने 50% का 100% देते हैं। जो हमारा रोल है हम उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि हमसे जुड़ने वाले सारे छात्र हमारे साथ अगर मेहनत करें तो उनकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक परीक्षा मंथन का सवाल है, तो परीक्षा मंथन अपने गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। प्रकाशन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी गुणवत्ता को सिद्ध किया है। 37 साल से वो प्रकाशन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, और अब उन्होंने ऑनलाइन में कदम रखा है। तो उसी गुणवत्ता के साथ परीक्षा मंथन एकेडमी इसमें भी काम करेगी, और हमारे जितने सहयोगी शिक्षक हैं, हम लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, सभी लोग अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और बेहद मेहनती और बेहद ईमानदार हैं सभी शिक्षक, और सभी लोग आपको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।